माँ, आप हमारे लिए कपड़े लेकर आई क्या? सबर कर, जरा भी लाती हूँ, अंदर अलमारी में रखे हैं लाकर। ये कहकर कमला सीधे अपने कमरे में गई और वापस आते हुए उसके हाथ में 2 पैकेट थे। और फिर, छी, ये कैसा सूट है, कितना सस्ता सा लग रहा है। हाँ तो जितने पैसे मेरे पास थे उसमें यही 2 सूट आ पाए हैं। तो ये भी क्यों लाई माँ? जाओ वापस कर दो जहां से भी लाई हो। दीदी ऐसा नहीं कहते, आप एक बार पहन कर तो देखो। तो चुप कर, तू ही पहन लेना इसे, क्योंकि मैं तो इसे नहीं पहनने वाली। तभी प्रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ आप चिंता मत करो, अभी दीदी गुस्से में है, थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन, माँ आपको सिद्धार्थ कैसा लगा? अच्छा लगा, लेकिन बेटा हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते, बहुत अमीर घर से है वो। तभी तो मैंने उसे चुना है माँ, पता है कितना पैसा है उसके पापा के पास। आप देखना आपकी बेटी राज करेगी राज। और मैं तो कहती हूँ प्रिया, तू भी कोई अमीर लड़का फंसा ले। अब मेरा मतलब है कि पसंद कर ले। माँ की जिंदगी तो गरीबी में गुजर गई, कम से कम हम तो अपना भविष्य संवार ले। ये कैसी बातें कर रही हो दीदी? आपने भले ही सिद्धार्थ जी के पैसे देखकर उन्हें पसंद किया है, लेकिन मैं तो वहीं शादी करूंगी जहां मेरी माँ मेरा रिश्ता तय करेंगी। और रही बात भविष्य की, तो वो तो ऊपर वाला देखता है दीदी। अरे ऊपर वाला कुछ नहीं देखता, लेकिन मैं जरूर देखूंगी कि माँ तेरी शादी किस राजकुमार से करती है और वो कौन सी बैलगाड़ी से विदा कराने आता है तुझे। कुछ दिनों बाद रिया और सिद्धार्थ की शादी हो गई। रिया वाकई अमीर हो गई थी और अपनी माँ और छोटी बहन के सामने अपनी इस अमीरी को जताने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। माँ ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ, और प्रिया ये ले तेरे लिए सूट, पता है पूरे 1500 का है। अब जब मैं इतने महंगे कपड़े पहनती हूँ तो कुछ भला तो तेरा भी होना ही चाहिए। थैंक यू दीदी। अरे थैंक यू छोड़, और जल्दी से मेरी तरह कोई अमीर लड़के से सेटिंग बिठा ले। अब तेरा होने वाला पति मेरे ससुराल भी तो आएगा ही, तो इस बात का भी ख्याल रखना जरा। ऐसे कुछ और साल बीत गए और फिर कमला ने प्रिया की शादी आकाश से तय कर दी। आकाश बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का था। और फिर शादी के बाद ससुराल में, आपका स्वागत है भाभी। वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर हो। सच में भैया, किस्मत खुल गई आपकी तो। अपनी तीनों नंदों की बात सुनकर प्रिया शर्मा गई। उसकी तीनों नंदे मेघना, मोहिनी और मेघा बहुत प्यारी थीं। भाभी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब हम अपने कमरे में चलते। भैया को भी तो आपसे ढेर सारी बातें करनी होंगी ना। चुप कर शैतान कहीं की। अच्छा भाभी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। ठीक है। अब एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना भाभी। आप तीनों बड़ी ही प्यारी हो। अपनी तारीफ सुनकर तीनों बहनें मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई और फिर आकाश कमरे में आया। तो क्या बातें चल रही थी भाभी और नंदों के बीच? कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि वो तीनों बड़ी ही प्यारी हैं। हाँ ये तो है। पता है, माँ बाबूजी के जाने के बाद मैंने इन तीनों को अपनी बहनें नहीं बल्कि बेटियां मानकर पाला है। ये कहते हुए आकाश की आंखों में आंसू थे। फिर उसने लंबी सांस लेते हुए आगे कहा, वो रात में कभी नहीं भूल सकता। एक औरत इन तीनों बच्चियों को हमारे घर के बाहर छोड़कर चली गई और उसके कुछ दिन बाद ही मेरी माँ और बाबूजी को कुछ लोगों ने मार डाला। वो लोग कौन थे, कहां से आए थे, कुछ पता नहीं चला, लेकिन तब से तीनों ही मेरा परिवार बन गई। तो इसका मतलब ये आपकी सगी बहनें नहीं है? नहीं, पर ये तीनों मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी हैं और ये तीनों भी मुझे ही अपना सब कुछ मानती हैं। वो मेघना है ना, पता है उसने बहुत जल्दी घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली ताकि मैं अपने काम पर ध्यान लगा सकूं। फिर उसी ने दोनों छोटी बहनों को पाला। क्या बताऊं तुम्हें, बड़े कष्ट सहे हमने प्रिया। अब बस, मैं आ गई हूं ना, मैं इनकी भाभी नहीं बल्कि माँ बनकर रहूंगी, ये वादा करती हूँ आपसे। प्रिया की बात सुनकर आकाश को बड़ा सुकून मिला और प्रिया ने वाकई वही किया जैसा कहा था। प्रिया अपनी नंदों से ऐसे घुल मिल गई जैसे वो उन्हें कई सालों से जानती हो। फिर एक दिन प्रिया के फोन पर उसकी बड़ी बहन रिया का कॉल आया। हेलो प्रिया, कैसी है तू? अच्छा सुन, वो श्वेता की शादी में चलना है ना? हाँ दीदी, उसका फोन तो आया था। चलो तो फिर शादी में मुलाकात होती है। पर सुनना, मैं तो बड़ी कंफ्यूज हूँ यार, क्या पहनूं शादी में? वैसे तू क्या पहनेगी? मैं शादी की कई साड़ियां रखी हैं, उन्हीं में से कोई पहन लूंगी। मैंने कहा था ना किसी अमीर लड़के से शादी कर। अगर बात मान ली होती मेरी तो आज मेरी तरह तू भी नई नई साड़ी खरीद रही होती। रिया की बात सुनकर प्रिया को गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ, लेकिन उसने पलट कर कुछ कहा नहीं। फिर कुछ दिन बाद शादी का दिन भी आ गया
और जब प्रिया नहाकर बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके बिस्तर पर एक बिल्कुल नया और काफी महंगा लहंगा रखा हुआ था। ये लहंगा, ये किसका है और यहाँ कौन लाया? ये आपके लिए है भाभी, भैया ने भिजवाया है, बोला है कि आप इसे पहनकर ही जाना अपनी सहेली की शादी में। अरे पर ये तो बहुत महंगा लग रहा है। अब ये तो भैया ही जाने। वैसे एक बात तो साबित हो गई कि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। उस लहंगे को देखकर प्रिया बहुत खुश हुई, लेकिन शादी में उसे इतना बढ़िया लहंगा पहने देखकर रिया की आंखें तो फटी की फटी रह गई। ऊपर से वहाँ हर औरत प्रिया के लहंगे की तारीफ कर रही थी। ये सब रिया से देखा नहीं गया और उसने चिढ़ते हुए प्रिया से कहा, अरे प्रिया, तू तो बड़ी सुंदर लग रही है। वैसे इतना महंगा लहंगा किराए पर लिया है या फिर इसे खरीदने के लिए कहीं तेरे पति ने अपनी किडनी विडनी तो नहीं बेच दी ना? रिया की बात सुनकर वहाँ मौजूद औरतें हंसने लगी, जबकि इस बात पर प्रिया को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से बिना कुछ कहे चली गई। रिया की अच्छी खासी बेइज्जती हो चुकी थी जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस बात से रिया इतना गुस्सा हुई कि उसने अपनी कार उठाई और प्रिया के ससुराल की तरफ बढ़ गई। वहाँ पहुँचते ही उसने गुस्से में प्रिया के घर में आग लगा दी। तभी आग देखकर, हैं? ये आग कैसे लग गई? तुम सब जल्दी बाहर निकलो। हे भगवान, आग तो हर तरफ फैल गई है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हे भगवान, चाहे मेरी जान ले लो लेकिन मेरी नंदों को बचा लो। प्रिया भगवान से प्रार्थना कर रही थी और उधर बाहर रिया जोर जोर से हंस रही थी। तभी मेघना ने मोहिनी और मेघा को कुछ इशारा किया। मेघा ने फौरन आंखें बंद की और फिर पूरे घर के ऊपर जोर से बारिश होने लगी, जिससे कुछ ही पलों में आग बुझ गई। और फिर मोहिनी ने अपने लंबे हाथों से सीधे रिया का गला पकड़ लिया। ये क्या? ये सब तुम सब? हम तीनों बहनें परियां हैं। हमारी माँ ने एक शैतान के डर से ही हम सबको आकाश भैया के घर छोड़ दिया था और फिर बाद में उसी शैतान ने हमें और आकाश भैया को अनाथ बना दिया। तब आकाश भैया ने हमें पाला और अब हम अपनी भाभी की जान लेने की कोशिश करने वाली इस औरत को नहीं छोड़ेंगे। मोहिनी, छोड़ दो दीदी को, हम फिर से अपना घर बना लेंगे। इन्हें सबक मिल गया है। मेरी बेइज्जती करने चली थी और खुद सबके सामने अपमानित हुई। दीदी चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं इन्हें रोक न सकूं। इतना सुनते ही रिया गिरती पड़ती वहां से भाग निकली और फिर प्रिया को कभी किसी ने परेशान नहीं किया। कितना मजा आ रहा है ना? हाँ, और आज तो परीलोक का मौसम भी कितना सुहाना है। एक तो इतना अच्छा मौसम और ऊपर से आज तो माँ भी यहाँ नहीं है। आज तो जितना जी चाहे मस्ती कर सकते हैं हम। हाँ, पर शाम होने से पहले हमें वापस परी महल पहुंचना है। अगर माँ को पता चल गया कि हम सारा दिन बाहर थी तो वो बहुत नाराज होंगी। अरे तू चिंता क्यों करती है? मैं अपनी ये छड़ी घुमाऊंगी और पलक झपकते ही तुम दोनों के साथ परी महल उड़कर पहुंच जाऊंगी। वाह रागनी, क्या बात कर दी। अरे मैंने कौन सा चुटकुला सुनाया जो तुम इतना हंस रही हो? चुटकुला ही तो है। हम दोनों को पता है तुमने अभी उड़ने या किसी को उड़ाने का जादू नहीं सीखा है। अब किसने कहा? अभी दिखाऊं तुम दोनों को उड़ाकर? हाँ हाँ दिखाओ ना, हम भी तो देखें जो जादू अब तक हमें नहीं आया वो तुम्हें कैसे आ गया। इसके बाद रागिनी ने फौरन अपनी छड़ी घुमाई और अपने जादू से अपनी दोनों बहनों कामिनी और मोहिनी को उड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और ये देखकर उसका चेहरा उतर गया, जबकि उसकी दोनों बहनें हंसती हुई बोली, अरे अरे अब बस कर रागिनी, इतनी देर से हम हवा में उड़ रहे हैं, अब हम थक गए हैं, हमें नीचे उतार दो ना। सच में उड़ने में तो बहुत मजा आया। उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो मेरा। देखना तुम दोनों, जब मैं माँ से ये वाला जादू खूब अच्छे से सीख लूंगी ना, तब तुम दोनों को हवा में उड़ाकर आसमान में ही लटका दूंगी। ये कहानी इन्हीं तीनों बहनों की है, रागिनी, कामिनी और मोहिनी, जो आपस में बहनें थीं और असल में परीलोक की 3 राजकुमारियां थीं। तीनों बहनें खूब मस्तीखोर थीं। जब भी उनकी माँ यानी परीलोक की रानी किसी काम से बाहर जाती तो तीनों बहनें परी महल से निकलकर खूब मटर गश्ती करती। फिर उसी शाम रागिनी, अरे माँ आप आ गई, कितनी देर कर दी आपने? पता है माँ, हम तीनों ने सारा दिन आपका इंतजार किया कि कब आप आएंगे और हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। अच्छा ऐसी बात है क्या? इतना कहते ही रानी परी ने अपनी आंखें बंद की और अपने जादू से उस बीते दिन को अच्छी तरह देखा। मैंने सब देख लिया कि तुम तीनों कैसे झूले में बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी, वो भी सारा दिन। क्यों, सही कहा ना मैंने? माँ आप ये कैसे कर लेती हो? अरे पागल, माँ को कौन सा जादू नहीं आता? माँ हमें भी सिखाओ ना, हमें भी सारे जादू सीखने हैं। हाँ हमें चीजों को उड़ाना तो आता है पर खुद नहीं उड़ना आता।
वो इसलिए क्योंकि तुम तीनों बहुत चंचल हो। जादू सीखने के लिए बहुत एकाग्र होना पड़ता है। चलो अब ये सब छोड़ो और खाना खाकर सो जाओ। कल तड़के सुबह ही मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे उड़कर कहीं भी पहुंचा जा सकता है। ठीक है? ठीक है माँ। जब वो तीनों सो रही थी तभी खिड़की के पास एक आदमी आया और बोला, सो गई महाराज, तीनों सो गई। इस परिलोक की सत्ता अपने हाथ में लेने का वक्त अब आ गया है। ये तीनों अब जाएंगे परिलोक से बाहर और रानी परी जाएगी जेल में, और मैं और आप बैठेंगे परिलोक के सिंहासन पर। महाराज अनंत सिंह की जय हो, जय हो। ये है परिलोक का महामंत्री और रानी परी का सलाहकार अनंत सिंह, जो असल में बहुत ही दुष्ट था। अनंत सिंह सारे जादू जानता था और खुद परिलोक का राजा बनना चाहता था। उसने अपने जादू से रानी परी को बेड़ियों में कैद करके उनसे उनकी जादुई छड़ी भी छीन ली। दुष्ट अनंत सिंह, तूने दिखा दी ना अपनी असलियत। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू क्या कर लेगी बुढ़िया? तेरी छड़ी तो मेरे पास है, तो अब तुझसे कोई जादू तो होगा नहीं। और रही बात तेरी बेटियों की, तो उन्हें भी ठिकाने लगा चुका हूं मैं। रानी परी को लगा कि अनंत सिंह ने उसकी तीनों बेटियों को मार दिया है। वो फूट फूट कर रोने लगी। उधर धरती पर जब तीनों राजकुमारियों की आंख खुली तब, अरे ये हम कहाँ आ गए? और ये हमारे कपड़ों को क्या हुआ? माँ कहाँ है और हमारा परी महल? लगता है ये धरती लोक है। माँ ने मुझे बताया था इस लोक के बारे में, पर हम यहाँ आए कैसे और अब वापस कैसे जाएंगे? चलो किसी को ढूंढते हैं और उससे मदद मांगते हैं। अनंत सिंह के जादू से तीनों राजकुमारियों के कपड़े एकदम सादे हो चुके थे और वो बहुत ही गरीब दिख रही थी। फिर एक झोपड़ी के बाहर रुककर रागिनी ने कहा, कोई है? हाँ मैं हूँ, पर तुम कौन हो बेटी? प्रणाम माँ जी, मेरा नाम रागिनी है और ये दोनों मेरी बहनें हैं, मोहिनी और कामिनी। हम तीनों अब क्या हुआ बताओ? हम तीनों को बहुत भूख लगी है। हमारा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। अरे ऐसा क्यों कहती हो? वो ऊपर वाला है ना, वो सबका रखवाला है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। सरला की झोपड़ी ज्यादा बड़ी नहीं थी। वो उस झोपड़ी में अपने 3 बेटों के साथ रहती थी, रमेश, महेश और कमलेश, जो कि लकड़हारे थे और स्वभाव से बहुत ही मेहनती और दयालु थे। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन, अब मेरी उम्र हो गई। पता नहीं मुझे कब भगवान अपने पास बुला लें। तुम लोगों का भी तो कोई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों मेरे बेटों से शादी कर लो, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। तीनों राजकुमारियों को इससे कोई ऐतराज नहीं था। जैसे ही तीनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरा, अचानक एक तेज रोशनी हुई, जिसके साथ ही तीनों राजकुमारियां अपने असली रूप में आ गईं और उन्हें उनकी जादुई शक्तियां भी वापस मिल गईं। ये सब देखकर सरला ने अपनी तीनों जादुई बहुओं के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम तीनों तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो। तुम तीनों को अपनी बहुओं के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गई। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। माँ जी, सुख तो हमें तब मिलेगा जब हम अपनी माँ को उस दुष्ट अनंत सिंह से आजाद करेंगी। हमें आज्ञा दीजिए, परिलोक जाकर सब कुछ ठीक करके आपके पास वापस आने की। सरला ने सिर हिलाकर तीनों राजकुमारियों को जाने की इजाजत दी। तीनों राजकुमारियों ने मिलकर अनंत सिंह का सामना किया और उसे हराकर परिलोक और रानी परी को आजाद करवाया। और फिर, कहाँ जा रही हो मेरी बच्चियों? अब मुझसे दूर मत जाओ। नहीं माँ, हमें जाना ही होगा, क्योंकि अब हमारी एक और माँ है और परिवार भी। क्योंकि अब हम आपकी नटखट बेटियां नहीं रही, बल्कि एक घर की जिम्मेदार बहुएं बन गई हैं। तो हमें हमारा कर्तव्य तो निभाना ही होगा ना। हाँ माँ, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम परिलोक से नाता तोड़कर जा रही हैं। ये परिलोक हमारा मायका है, जिसका साथ हमसे कभी नहीं छूटेगा।